अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शबान रशीद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। तो आज की हमारी वीडियो है जी मिड टर्म प्रिपरेशन की। इसमें एमसीक्यूज़ के साथ साथ मैं आप लोगों को एग्जांपल्स भी बताऊंगा और उनकी एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, ताकि आप लोगों का साथ साथ सब्जेक्टिव पार्ट भी क्लियर होता जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाए। इसके अलावा मैं नेक्स्ट एक और वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो सेकेंड पार्ट इसका होगा। उसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट जस्ट टॉपिक बताऊँगा और पेपर पैटर्न बताऊँगा। पेपर पैटर्न के साथ जो पास्ट पेपर हैं, आप लोगों को उस बात का आइडिया हो जाएगा कि CS202 का पेपर कैसा आता है। वो भी मैं आप लोगों से पास्ट पेपर शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा ना कि पेपर इसका कैसा था। अगर यार पेपर इसका ना बहुत ईजी आता है, आप लोगों ने जस्ट मेरे शॉर्ट लेक्चर लेने हैं। मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ आप लोगों के कि 40 मार्क्स का पेपर होता है ना हमारे पास, जो 40/40 ही आएंगे इंशाल्लाह ताला आपको। आप लोगों ने जस्ट मेरे शॉर्ट लेक्चर को व्यू करना है। व्यू करने के बाद जस्ट जो मैंने हाईलाइट करवाई है ना, जो जो मैंने करवाया आप लोगों ने वही करना है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आप लोगों के फुल अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके अलावा मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए पूरी सीरीज़ अपलोड की है। पूरी सीरीज़ अपलोड करने के बाद अब मैं आप लोगों के लिए मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो चैनल को काइंडली लाजमी सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर करना है जिनका ये सब्जेक्ट है। तो चले करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। इसके अलावा CS202 के जो मेरे शॉर्ट लेक्चर है तमाम सीरीज़ मौजूद है, आप वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, आई फ्रेम टैग इज़ यूज टू डैश एन अदर डॉक्यूमेंट विद इन द डैश HTML डॉक्यूमेंट। तो आई फ्रेम टैग हमारे पास यूज़ होता है जी एम्बेड एन अदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है, ये हमारे पास HTML का टैग है। यहाँ पे मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आई फ्रेम का टैग है। उसके बाद हमारे पास सोर्स होता है, यहाँ पे हमारा पाथ होता है। अब ये जो हमारे पास लिंक है ना, ये लिंक आप कोई भी दे सकते हैं। अब ये जो लिंक है ना, ये हमारे पास है जी दूसरा डॉक्यूमेंट। अब हम दूसरे डॉक्यूमेंट को हम अपने HTML के अंदर हम इम्बेड कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है करंट और इम्बेड। ठीक है ना। उसके बाद विड्थ और हाइट ये इसके एट्रीब्यूट है। उसके बाद स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हेन वी क्रिएटेड डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML, जब हम HTML के अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाते हैं, डैश टैग डिफाइन द टर्म एंड द डैश टैग डिफाइन द डाटा डिस्क्रिप्शन। हमने दो टैग बताने हैं जो डिफाइन टर्म को करते हैं। उसके बाद हमने एक और टैग बताना है जो डिफाइन करता है डाटा डिस्क्रिप्शन को। तो हमारे पास जो राइट आंसर है जी वो हमारे पास है DT, डिफाइन टर्म एंड द डाटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, तो DT ये डिफाइन करता है डिफाइन टर्म को, DD डाटा डिस्क्रिप्शन को, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करें या उसका सिंटैक्स लिखें, तो आप लोगों ने ये लिख देना है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम DL का टैग यूज़ करते हैं, ये हमारे पास है जी ओपनिंग टैग। उसके बाद आपने DT का टैग लगाना है, डिफाइन टर्म का HTML लगा देना है। उसके बाद आपने DD का लगा देना है, डाटा डिस्क्रिप्शन, मतलब ये आपने नाम दे देना है टर्म का। उसके बाद ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो हमने डिफाइन कर देनी है। उसके बाद हमने जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ये ओपनिंग टैग है, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। जैसे इतनी सी बात है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। हमने इनमें से ब्लॉक लेवल एलिमेंट बताना है कि कौन सा नहीं है। जो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है वो हमारे पास है जी बी हमारे पास इनलाइन टैग है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि हमने जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है वो हमने बताना है। तो हमारे पास राइट आंसर है जी बी। अच्छा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो पूरी कंप्लीट विड्थ लेते हैं। उसके बाद अगर हम कोई और ब्लॉक लेवल एलिमेंट को डिफाइन करें तो वो उसके लाइन ब्रेक करके उसके नीचे हमें शो होगा। उसके बाद ये हमारे पास बी हमारे पास इनलाइन टैग है। इनलाइन टैग क्या होते हैं? इनलाइन टैग को अगर हम डिफाइन करें तो इसके अंदर जितना कॉन्टैक्ट होगा ये उतनी ही स्पेस लेंगे। उसके बाद अगर हम दूसरा इनलाइन टैग यूज़ करेंगे तो ये लाइन में ही आएगा, ये लाइन ब्रेक नहीं करेगा। ये इनमें थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, अ डैश एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर्स। हमने मतलब कि सिलेक्टर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है उसको हम कहते हैं जी कॉम्बिनेटर्स। अच्छा, कॉम्बिनेटर्स हमारे पास इस तरह से भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी MCQs आ सकता है कि कॉम्बिनेटर्स कितनी किस्म के होते हैं। हमारे पास 4 टाइप के कॉम्बिनेटर होते हैं। कौन से होते हैं? हमारे पास एक चाइल्ड होता है, एक हमारे पास डिस्कंटेंट होता है, एक हमारे पास एडजेसेंट स्पेलिंग होता है और एक हमारे पास
जनरल स्पेलिंग होता है। अच्छा, इनका ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से सर पूछ सकते हैं, तो ये मैंने शॉर्ट लेक्चर में मैंने करवाया हुआ है, आप लोगों ने इनका सिंटैक्स भी लाजमी देखना है। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट वन क्वेश्चन, HTTP क्या है। HTTP हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ HTTPS। अच्छा, HTTPS इसका एब्रीविएशन आप लोगों ने देखना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये जो मैंने S लगाया इसका मतलब है सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका सिक्योर वर्जन है। और इसमें जो हमारा वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है, इसमें हमारी वेबसाइट सिक्योर होती है। अब हम यही यूज़ करते हैं HTTPS से ही। उसके बाद हमारे पास डैश सेट द साइज रिस्पेक्टिव टू सराउंडिंग एलिमेंट। एलिमेंट के इर्द गिर्द हमने कोई साइज़ देना हो तो उसके लिए हम रिलेटिव साइज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद 7 ये हमारे पास रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, जावास्क्रिप्ट इज डिज़ाइन टू डैश। जावास्क्रिप्ट इस ये डिज़ाइन की गई है जी टू इंटरेक्टिविटी ऑन HTML पेज। HTML पेज के अंदर हम इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। उसके बाद डैश CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ द कंटेंट दैट एन एलिमेंट विल बी विजिबल और हिडन। मतलब हमने CSS की वो प्रॉपर्टी बतानी है जो हमारा कंटेंट है उसको कंट्रोल करे, उसकी विजिबिलिटी या हिडन करे या विजिबल करे। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है यूज़ विजिबिलिटी हिडन की, आपने लगाना है विजिबिलिटी हिडन। एक आपके पास होती है डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी। विजिबिलिटी हिडन की प्रॉपर्टी अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो इसका जो कंटेंट होगा, इसकी स्पेस हमारे पास अवेलेबल होगी, लेकिन वो वहाँ से विजिबल हो जाएगा। लेकिन विजिबिलिटी हिडन, हिडन का मतलब वो हाइड हो जाएगा लेकिन हमें शो नहीं होगा, उसकी एक्चुअल स्पेस मौजूद रहेगी। अगर आप डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी का जो कंटेंट होगा ना, वो हमारे पास परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। तो इनमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिटर्न जावास्क्रिप्ट फंक्शन मैथ डॉट राउंड। अच्छा, मैथ के ना जो हमारे पास मेथड है मैथ डॉट राउंड है, ये मैथ डॉट सील है, मैथ डॉट फ्लावर है। तो इस तरह से और भी दो चार हैं, वो भी आप लोगों ने हैंड आउट से लाजमी देखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए और MCQs दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है जी मैथ डॉट राउंड। अब मैं 8.4 इसके नियर वैल्यू कौन सी है हमने ये देखनी है। 8.4 इसका राउंड वैल्यू कौन सी आ रही है हमारे पास 8 आएगी। अगर यहाँ पे 8.5 होता तो हमने कहना था जी 8.5 डेट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9, तो हमने यहाँ पे 9 लगा देना था। यहाँ पे हमारे पास 8.4, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है जी 8। उसके बाद CSS डिफाइन हाउ टू डैश HTML कंटेंट। CSS ये डिफाइन करती है कि HTML कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। उसके बाद इन CSS देयर आर डैश डिफरेंट कॉम्बिनेटर्स। हमारे पास CSS में 4 तरह के ये कॉम्बिनेटर होते हैं, ये देखें ना हमारे पास MCQs आ चुका है। उसके बाद ये हमारे पास है जी डिस्केंडेंट, उसके बाद ये हमारे पास कॉम्बिनेटर, उसके बाद एडजेंसेस स्पेलिंग, उसके बाद जनरल स्पेलिंग। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 13, क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड अ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल को बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं जी डिक्लेयर। अच्छा, ये बात देखें, लेट एज, मैंने ये लेट हमारे पास कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड, एज हमारा वेरिएबल हमने बना लिया, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल एक लाइक अ कंटेनर जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये डिक्लेयर हमने किया, इसको हम कहते हैं जी डिक्लेयर। अगर हमने इसको वैल्यू नहीं की, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी एज विच इज इक्वल टू 20। इसको हमने कह दिया जी, ये हमने वैल्यू असाइन कर दी एज को 20। तो यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स आएगा लेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी लेट एज, मैं लिख देता हूँ लेट एज विच इज़ इक्वल टू 20। अब ये डिक्लेयर भी हो गया, अब ये इसको वैल्यू असाइन भी होगी। और उसके बाद अगर आप लोगों से इनिशलाइज वेरिएबल का पूछा जाए तो ये आप लोगों ने सिंटैक्स लिख देना, लेट एज विच इज़ इक्वल टू 20, नेक्स्ट आपने इधर सेमीकोलन लगा देना। अब हमने इसको डिक्लेयर भी कर लिया, इनिशलाइज भी कर लिया। अब ये जो पूरा सिंटैक्स है हमारे पास, इसको हम इनिशलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ नॉट बाय अ डायनामिक यूआरएल। डायनामिक यूआरएल में कुछ सिंबल्स होते हैं, ये मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 और 2 में जस्ट बताया था कि आप लोगों ने रीड करना है, और इसके जो साइंस हैं वो आप लोगों ने सिंबल बस याद रखने हैं डायनामिक यूआरएल के। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि डायनामिक यूआरएल में हमारे पास कौन सा सिंबल यूज़ नहीं होता। तो ये भी होता है हमारे पास, ये भी होता है, ये भी होता है, ये हमारे पास टिल्डी का साइन है, ये हमारे पास यूज़ नहीं होता डायनामिक यूआरएल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग
करैक्टर इज यूज टू इंडिकेट द एंड टैग को हम फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूआरएल इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। इसको एज इट इज़ आपने देखना है। उसके बाद एब्रीविएशन ऑफ द यूआरएल का एब्रीविएशन क्या जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज एचटीएमएल स्टैंड फॉर। एचटीएमएल हमारी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड द स्क्रैम्बलिंग इट इनटू अ अनरीडेबल फॉर्मेट। तो हमारे पास ये इंक्रिप्शन में ये होता है, जो हमारा डाटा होता है ना, वो हमारा पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अजीब सी लैंग्वेज में हमारा डाटा कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कोई भी रीड नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास है जी द टर्म वेब एड्रेस इज़ अ सिनोनिम हमने बताना है जी कि यह यूआरएल है। इसका एज इट इज़ या हैंड आउट से हमारा ये एमसीक्यूज है। टू कॉमनली यूज मेथड फॉर अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर डैश एक्सएमएल। तो हमारे पास दो मेथड यूज़ होते हैं, एक गेट एंड पोस्ट। उसके गेट हमारे पास क्या होता है, मतलब हमारे पास वेब ब्राउज़र है, हमने कोई भी कुछ क्यूरी सर्च की, उसके बाद इंटर किया, इंटर करने के बाद ये हमारी होगी गेट रिक्वेस्ट, कि वो हमारी रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर ने आप हमारी रिक्वेस्ट देखी, जो हमारा कंटेंट था, क्यूरी थी, उसने उसके पेजेस ढूंढे और पेजेस ढूंढ के हमें वो रिटर्न कर दिए। उसके बाद पोस्ट है, आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं, आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद जब आप सबमिट करते हैं, सबमिट वो हमारा डाटा जाता है जी सर्वर को, तो उसके लिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट डैश रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स हैज़ अ लिमिटेड लेंथ एंड कैश्ड बाय द क्लाइंट। तो इसका सिंपल सा राइट आंसर है हमारे पास गेट, जिसको हम कैश नहीं कर सकते, उसका हमारे पास आ जाता है जी पोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास, डैश इज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन सेटिंग और कमांड यूज टू विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी फाइल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ डोमेन नेम थर्ड लेवल डोमेन आर आल्सो कॉल्ड अ सब डोमेन। तो थर्ड लेवल डोमेन को हम कहते हैं जी सब डोमेन। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास है जी टॉप लेवल डोमेन, ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास सेकंड लेवल डोमेन है, ये हमारे पास है जी थर्ड लेवल डोमेन। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है जी डैश डिफाइन द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग की सबसे ज़्यादा H1 की हमारे पास इम्पोर्टेंस है। अगर आपके पास लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाए तो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहमियत बात हो रही है हमारे पास H1 की। अगर आपके पास लीस्ट इंपॉर्टेंट आ जाए तो आपने कहना जी H6। टोटल हमारे पास हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर H6 तक। उसके बाद क्वेश्चन है जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HTML डैश आर लाइक कीवर्ड विच डिफाइन दैट हाउ वेब ब्राउज़र विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। तो हमारे पास ये हमारे पास इसका टैग राइट आंसर है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS3 प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू ऐड ट्रांसपेरेंसी एंड इमेज। वो इनमें से हमने बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है CSS3 की जो कि इमेज पर ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकती है। तो वो हमारे पास है जी ओपेसिटी। तो देखें HTML के अंदर हम इमेज कैसे लगाते हैं। इमेज लगाने के लिए आप IMG का टैग लगाते हैं, उसके बाद आप सोर्स देते हैं, सोर्स में हमने यहाँ पे इमेज का पाथ देना होता है। उसके बाद हमने इसको स्टाइलिंग अप्लाई की, स्टाइल हमने किया जी ओपेसिटी। तो अच्छा, ओपेसिटी की वैल्यू हमारे पास होती है 0 से लेकर 1 तक हमारे पास ओपेसिटी की वैल्यूज़ होती हैं। इन बात का आपने लोगों ने ध्यान रखना है, ये भी आप लोगों के पास MCQs है। उसके बाद अच्छा ओपेसिटी ना जो ये वर्क करेगी, अगर आपके पास इमेज होगी ना, जो जब हम उस पर होवर अप्लाई करेंगे तो उसका जो कलर है ना वो फीका सा पड़ जाता है। तो वो इस तरह से ओपेसिटी अप्लाई होती है इमेज पर। उसके बाद व्हाट विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन मैथ डॉट मैक्सिमम। अच्छा, मैथ डॉट मैक्सिमम और मैथ डॉट मिनिमम। मैथ डॉट मैक्सिमम का अगर हमने मेथड अप्लाई किया तो इनमें से हमने बताना है कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। इनमें से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है जी 6.2, ये हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास मैथ डॉट मिनिमम का पूछा जाए तो आपने इनमें से सबसे कम वैल्यू बतानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग फंक्शन मैथ डॉट सील। अच्छा, ये मैथ डॉट सील का हमारे पास आ चुका है ना, मैंने कहा था ना आप लोगों के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ डॉट सील। अब ये जो हमारे पास मैथ डॉट सील का मेथड है ना, ये हमारे पास जो इसके नियर इंटीजर होता है ये उससे ऊपर की वैल्यू को देखेगा, अपर वैल्यू को देखेगा। मैथ डॉट सील, अगर यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर होता तो इससे नीचे वाली हमने वैल्यू देखनी थी। अब ये देखिए 7.4 है,
मैथ और सील का मेथड अप्लाई होता है जी कि जो हमारे पास वैल्यू होती है उससे ऊपर वाले जो इंटीजर हैं वो उनको देखता है। अब हमारे पास ये 7.4 है, तो 7.4 इससे ऊपर वैल्यू कौन सी आएगी 7.5, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बन जाएगी 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी 8। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल मेजर ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल टेबल हेडिंग्स। हमारे पास जो टेबल, जब हम टेबल अप्लाई करते हैं ना हेडिंग्स, तो उसकी जो हेडिंग्स होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है जो होती हैं जी बोल्ड होती हैं और सेंटर अलाइन होती हैं। लेकिन अगर टी डी की बात कर, टेबल के जो डाटा है उसकी बात अगर आपसे सर पूछें तो आपने कहना जी वो हमारे पास लेफ़्ट अलाइन होती हैं, वो बोल्ड नहीं होती। ठीक है ना, तो हेडिंग्स का यहाँ पे हमें बताया गया तो वो हमारे पास बोल्ड होती हैं और सेंटर अलाइन होती हैं। ये गलत है, इसको नहीं आपने देखना। उसके बाद हमारे पास है जी, अच्छा ये एचटीएमएल टेबल का ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग ना पूछा जाए तो शॉर्ट में लाजमी पूछते हैं, मोस्टली ये लॉन्ग ही आता है ना। तो टेबल बनाने के लिए अपने आपने टेबल का टैग लगाना है। टेबल का टैग लगा के फिर आप लोगों ने एक टी आर लगाने मतलब टी रो, उसके बाद आपने अगर हेडिंग अप्लाई करनी है तो टी एच लगा देना। उसके बाद उसके अंदर डाटा अपने पुट करना है तो उसके अंदर आप टी डी का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ना आप लोगों को शॉर्ट लेक्चर में बड़ा डीपली बताया हुआ है, तो आप लोगों ने ये लाजमी लेक्चर नंबर आई थिंक 5 होगा, तो 5 में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये कैसे टेबल हम बनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने वो शॉर्ट लेक्चर लाजमी वॉच आउट करने हैं। उसके बाद हमारे पास है जी द एचटीएमएल डैश एलिमेंट डिफाइंड लाइन अ ब्रेक, जो हमारी लाइन को ब्रेक करता है वो हमारे पास होता है बी आर का टैग। उसके बाद हमारे पास है जी द वेरी फर्स्ट लाइन इन एवरी वेब डॉक्यूमेंट शुड कंटेन डैश डिक्लेरेशन। तो हमारे पास जो हमारे पास पहली लाइन होती है एचटीएमएल के अंदर वो हमारे पास ये होती है डॉक टाइप एचटीएमएल, जो कि इंडिकेट करती है कि हम HTML5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। HTML इमेज डिफाइंड विद डैश टैग, तो इमेज को हम HTML के अंदर कैसे लगाते हैं IMG के टैग के अंदर। ये आपके पास एग्जांपल है, IMG का टैग लगाना है, आपके पास सोर्स देना है, अपनी इमेज का पाथ देना है यहाँ पे। अच्छा, हार्ट का टैग इसलिए यूज़ होता है अगर हमारी इमेज शो ना हो, इंटरनेट का इशू बन जाता है, तो उसके अल्टरनेट ये हमें आल्ट टेक्स्ट से हमें शो होता है। उसके बाद ये विड्थ और हाइट इसके एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट क्या हैं, हमारी एडिशनल जो चीज़ होती है वो हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद द डॉक्यूमेंट लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर इन द डैश टैग, तो हमारे पास इसका सिंपल राइट आंसर है HTML द लैंग्वेज इज़ डिक्लेयर्ड इन द डैश लॉन्ग एट्रीब्यूट। तो हमने लैंग्वेज को डिक्लेयर करना तो हम लॉन्ग का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट टू यूज़ व्हेन एन HTML एलिमेंट कैन नॉट बी डिस्प्ले, तो हमारे पास उसके लिए आर्ट का टेक्स्ट यूज़ होता है। मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया ना कि आर्ट टेक्स्ट हमारे पास अगर इमेज ना हो शो हो तो उसका अल्टरनेट हमारे पास टेक्स्ट शो होता है। उसके बाद हमारे पास है जी HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द डैश टैग, तो हमारे पास इसका राइट आंसर है, हम HTML लिंक के अंदर हम लिंक कैसे बनाते हैं, इसको हम कहते हैं जी हाइपर लिंक्स। तो हाइपर लिंक बनाने के लिए हम का टैग लगाते हैं। उसके बाद HREF का हम एट्रीब्यूट देते हैं। यहाँ पे हमने देना होता है जी इसका URL, और यहाँ पे हमने इसका नाम देना होता है कि हमारा ये URL कौन सा है। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद हमारे पास है जी डैश डिफाइन अ प्रॉपर्टी फॉर एन एलिमेंट, ये हमारे पास सिंपल राइट आंसर है, वो हमारे पास है जी एट्रीब्यूट द HTML डैश एलिमेंट डिफाइन अ शॉर्ट कोटेशन। तो शॉर्ट कोटेशन हमने लिखनी हो तो उसके लिए हम क्यू का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, तो द HTML डैश एलिमेंट डिफाइन द मैथमेटिकल वेरिएबल, अगर हमने मैथमेटिकल वेरिएबल परफॉर्म करने हो तो उसके HTML के अंदर, तो उसके अंदर हम वार यूज़ करते हैं। द HTML डैश डिफाइन अ प्रोग्रामिंग कोड, अगर हमने प्रोग्रामिंग कोड लिखना हो तो उसके लिए हम कोड का टैग यूज़ करते हैं। ये जस्ट एज इट इज़ ही आप लोगों ने इसको देखना है। उसके बाद HTML के अंदर हमने कोई इंसर्ट इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टैग, हमने कमेंट्स ऐड कैसे करने हैं, तो कमेंट आउट हम कैसे करते हैं, हम लगाते हैं जी लेसन। ठीक है, आपने लेसन का साइन लगाना है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका कंटेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने लगाना है जी हाइफन हाइफन, यहाँ पे भी वैसे हाइफन हाइफन है यहाँ पे भी। ठीक है ना, तो ये हाइफन हाइफन फिर आपने एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं HTML के अंदर कमेंट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 43, द लिंक एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द डैश एट्रीब्यूट, तो हम इसको एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करते हैं लिंक के अंदर,
तो हम href का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ html images डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज। हम इमेज को पाथ किसके थ्रू देते हैं, सोर्स एट्रीब्यूट के थ्रू देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन HTML5 द डैश टैग क्रिएट्स अ होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफरेंस इमेज। इसका जो राइट आंसर वो हमारे पास है जी इमेज। उसके बाद हमारे पास द img टैग इज़ एम्प्टी, इट कंटेन द एट्रीब्यूट ओनली एंड द डैश डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारे पास है जी डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। img का हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसकी ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। डैश आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डैट कैन बी रीड व्हाट इज़ डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है सिंपल स्क्रीन रीडर। उसके बाद हमारे पास अ डैश इज़ एन अरेंजमेंट फॉर एन डाटा रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम की मदद से हम क्या बनाते हैं, हम टेबल बनाते हैं। अच्छा, टेबल बनाने के लिए मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, टेबल का जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 5 आप वॉच कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास टेबल आ जाए तो आप लोगों ने कैसे बनाना है इसको, टेबल बनाने के लिए आपने टेबल का टैग लगा देना है। ठीक है, टेबल का टैग ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास टेबल का ओपनिंग टैग आ गया। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर 1 पिक्सल है ना, तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर बन जाएगा 1 पिक्सल। यहाँ पे ये हमारा बन गया एक टेबल। उसके बाद टी रो आपने लगा देना, टी आर का टैग लगा दें, ये हमें हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास ये देखें टी आर मैंने लगा दिया, ये मेरे पास रो बन गई। उसके बाद फिर आपने रो बन गई, उसके बाद आपने टी एच लगाया, टी एच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। यहाँ पे मैंने लगा दिया जी, जो टेबल हेडिंग है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नेम और मतलब कि हमारे पास बोल्ड और सेंट्रल लाइन होती है, यहाँ पे ये इसका नेम आ जाएगा। ठीक है, नेम आ जाएगा। सेम उसी तरह अगर आप कोई और टी एच लगाएंगे, ये देखें यहाँ पे ये एज आ जाएगा। ये मेरी एक रो के अंदर हेडिंग्स लग गई, ये मैंने लिख दिया जी एज। ठीक है, उसके बाद ये टी रो लग गई। उसके बाद फिर आपने लगाना है एक टी रो लगा देनी, फिर आपने एक टी रो लगा देनी है। ये ऐसे रो लग गई हमारी, रो लग गई। रो लगने के बाद आपने फिर टी एच नहीं लगाना, आपने लगाना है टी डी, क्योंकि अब हमने डाटा इंसर्ट करना है ना। तो अब यहाँ पे आपने लिख देना जी टी डी। तो नेम के बाद मैं यहाँ पे कोई दे देता हूँ एस फॉर शबान। उसके बाद एज आपने लिख दी 25। तो ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, टेबल ये ऐसे आप लोगों ने ये इसको रिप्रेजेंट ऐसे करता है। इस टेबल हेडिंग लगा ली, उसके बाद फिर आपने एक टी रो लगाई, फिर उसके बाद टी डी आप इंसर्ट करते गए। जितनी आप रो लगाएंगे यहाँ पे भी आपकी रो बन जाएगी, फिर आप इसके अंदर टी डी इंसर्ट करेंगे तो ये ऐसे टेबल बनता है। ये लेक्चर नंबर 5 में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 49, इन एचटीएमएल टेबल बॉर्डर कैन बी एडिड यूजिंग डी डैश एट्रीब्यूट। हम बॉर्डर लगाने के लिए एचटीएमएल के अंदर कौन सी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, बॉर्डर का हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। उस बॉर्डर हमारे पास एक बाउंड्री होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टाइल टाइप इज सपोर्टेड बाय एन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर जो लिस्ट स्टाइल टाइप को सपोर्ट करता है वो हमारे पास है जी डिस्क। उसके बाद हमारे पास है जी टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 कॉलम यूज डैश एट्रीब्यूट। तो इसके लिए हम कॉलम स्पैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉलम स्पैन ये कितने कॉलम्स की जगह ले लेगा। उसके बाद आपके पास एक रो स्पैन होता है, वो रो की जगह ले लेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास है जी यूएल एलिमेंट इज़ यूज फॉर इन डैश एलिमेंट। ये तो यूएल हमारे पास एलिमेंट यूज़ होता है जी अनऑर्डर लिस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास लिस्ट का, ये भी लेक्चर नंबर 5 में भी ही मैंने क्लियर करवाया आप लोगों को। एक यूएल होते हैं हमारे पास, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम ऊपर देख आए हैं, यहाँ पे हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट के बाद हमारे पास एक ओएल का टैग यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं जी ऑर्डर लिस्ट। तो 3 तरह की हमारे पास लिस्ट होती हैं। इनका भी आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग CSS कोड कैन बी यूज टू रिमूव बुलेट्स फ्रॉम एन अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स फॉर्म में आती है, तो उसके रिमूव करने के लिए हमारे पास CSS की एक प्रॉपर्टी है, यूएल आपने लगाना है। उसके बाद आपने दे देना जी लिस्ट स्टाइल टाइप नन। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML। HTML के अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम कौन से टैग से डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम DL का टैग यूज़ करते हैं, ये हम ऊपर देख आए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ HTML ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनमें से हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो नहीं है वो हमने बताया है, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारे पास है जी बी। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ HTML इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स का हमने बताना है, ये IMG भी हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, ये हमारे पास भी इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन भी हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। जो हमारे पास राइट आंसर है वो हमारे पास है जी
ऑल। तो आपके पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट, ये भी सर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मैंने आप शॉर्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया, जिसके एग्जांपल के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद हमारे पास दी HTML डैश टैग यूज टू स्पेसिफाई एन इनलाइन फ्रेम, तो इसके लिए आई फ्रेम टैग यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास है जी आई फ्रेम टैग इस यूज टू, ये हमारे पास रिपीट हो चुका है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास है जी एन आई फ्रेम कैन बी यूज टू टारगेट फ्रेम फॉर अ लिंक, द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक मस्ट बी रेफर टू द डैश एट्रीब्यूट ऑफ द आई फ्रेम। तो इसके लिए जो सिंपल राइट आंसर है वो हमारे पास है नेम, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास है जी बाय डिफ़ॉल्ट एन आई फ्रेम हैज़ अ ब्लैक बॉर्डर अराउंड इट, टू रिमूव द बॉर्डर, बॉर्डर को रिमूव करना है, एट द स्टाइल, स्टाइल को ऐड करना है, एट्रीब्यूट एंड द यूज CSS डैश प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आप बॉर्डर की सिंपल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन HTML फॉर्म के अंदर डैश डिफाइन बटन फॉर सबमिटिंग फॉर्म टू अ फॉर्म हैंडल, हमने एक फॉर्म, हमने HTML के अंदर फॉर्म बनाया, अब हमने उसके अंदर एक बटन बनाया, ठीक है, बटन बनाना है, बटन बनाना है, और जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तो हमने बटन बनाना है जो सबमिट फॉर्म का बटन बनाना है हमने, मतलब जब बटन पर क्लिक करेंगे ना, सबमिट नाम से हमने बटन बनाना है। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इनपुट टाइप सबमिट। उसके बाद हमारे पास इन HTML फॉर्म डैश स्टेटमेंट टू डिफाइन रेडियो बटन, तो आप रेडियो के लिए इनपुट टाइप रेडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी अगर आपने जस्ट बटन बनाना है, इनपुट टाइप आप बटन टाइप करेंगे। उसके बाद दी डैश एलिमेंट ग्रुप्स रिलेटेड डाटा इन HTML फॉर्म, तो उसके लिए आप फील्ड सर्ट यूज़ करेंगे, ये हमारे पास नया टैग आया HTML के अंदर। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द लास्ट टैग वेल बिहेव्ड इन HTML कलेक्शंस, लास्ट टैग हमारे पास, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है HTML का, ये आप देखेंगे ना कोड मेरी वीडियोस में, तो ये लास्ट पर आपको ये दिखेगा, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। अगर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ना हो तो उसको हम कहेंगे जी इसका ओपनिंग टैग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन HTML कलर कैन बी स्पेसिफाइड, HTML के अंदर हम कलर दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कलर दे सकते हैं, कलर का नाम दे सकते हैं, RGB दे सकते हैं। ये भी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs है आप लोगों के पास, सर आपसे पूछ सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल को कलर हम देते हैं जी हैच से, और इसकी जो वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे पास FF00, मतलब कि FF है ना, ये हमारे पास रेड है, ये दो ज़ीरो रेड, ये ग्रीन, ये हमारे पास लास्ट वाले 2 ज़ीरो हमारे पास रेड ग्रीन और ब्लू है। कलर का नाम दे सकते हैं आप, कलर का नाम कैसे दे सकते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद RGB है, रेड ग्रीन ब्लू, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास RGB की वैल्यू होती है हमारे पास 0 से लेकर 255 के दरमियान हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। अगर आप 250 देंगे, पहले हमारे पास रेड जो इसका कलर होगा वो अप्लाई होगा, उसके बाद 00 उसकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास द डैश एलिमेंट डिफाइन हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड द एक्सटर्नल रिसोर्स, तो उसके लिए आप लिंक यूज़ करते हैं। लिंक हमने बनाया था ना, हमने CSS की फाइल लिंक की थी, तो लिंक आपको करना है, हेड के अंदर आना है, हेड के अंदर आपने लिंक देना है, रिलेशन आपने देना है जी स्टाइल शीट। उसके बाद आपने HREF के अंदर आपने अपनी फ़ाइल का नाम देना होता है, पाथ देना होता है। उसके बाद इन HTML पेज के अंदर टू ऐड स्पेस टू यूर टेक्स्ट, आपने अपनी टेक्स्ट की जो उसकी स्पेस देनी है, यू कैन यूज़ इट डैश करेक्टर सेट एंटिटी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। आपने HTML टेक्स्ट के अंदर आपने स्पेस देनी है, तो उसके लिए आप कौन सा करेक्टर यूज़ करेंगे, एंड NBSP, ये आप सिंटैक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास इन URL डैश डिफाइन द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट रिसोर्स, तो फाइल नेम इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद XHTML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, कंप्लीट सीरीज़ अपलोड की है, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर भी करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल HTML डॉक्यूमेंट, तो HTML के अंदर हम स्टाइल यूज़ करना हो, स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो, तो उसके लिए हम CSS का यूज़ करेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CSS द डैश पॉइंट टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, तो इसके लिए हमारे पास
सेलेक्टर यूज़ होते हैं। वो कहते हैं कि जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी एस एस के कॉन्टेक्स्ट में द सेलेक्टर पॉइंट द एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, मतलब कि हमने एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, अब हमने उसको स्टाइल करना है तो उसके लिए हम एक सिलेक्टर बना लेंगे। सिलेक्टर हमारे पास एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है जिसको हम स्टैटिक से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारे पास आईडी सिलेक्टर होता है जिसको हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारे पास क्लास सिलेक्टर होता है जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर होता है। ये आपके पास पी है, ये फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एलिमेंट सेलेक्टर बन गया, इसको ये कर्ली ब्रेसेस लगा दी और ये भी आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दी। तो इस इन यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी एलिमेंट सेलेक्टर। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी एस एस द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय कोमा। अगर आपने मल्टी लाइन लिखनी हो तो उनके दरमियान आप कोमा लगा सकते हैं। अगर अगर आपने सेमीकोलन लगा दे तो आपकी स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, डैश इज़ द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं स्टाइल करने के लिए? CSS। उसके बाद हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिक्लेरेशन ब्लॉक, ये हमारे पास रिपीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि जी इफ़ यू आर यूजिंग एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट, अगर आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं, देन ईच पेज मस्ट यू इंक्लूड अ रेफरेंस स्टाइल शीट फाइल इनसाइड द डैश एलिमेंट। उसके बाद इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी लिंक, हमने लिंक करनी है फाइल। उसके बाद हमारे पास द पोजीशन ऑफ द इमेज कैन बी स्पेसिफाइड बाय द डैश प्रॉपर्टी बैकग्राउंड पोजीशन। अगर आपने इमेज पर पोजीशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे वो सर पूछ सकते हैं इमेज का सिंटैक्स लगाओ CSS के अंदर। इमेज को हमने कैसे लगाना है, बैकग्राउंड इमेज को हमने कैसे लगाना है CSS के अंदर, उसका आप सिंटैक्स लिखो और उसकी पोजीशन सेट करो। तो आप लोगों ने कहना है कोई भी सिलेक्टर बना लेना है, अगर आपको सर ने सिलेक्टर दिया है तो आपने उसको स्पेसिफाई कर लेना है, उसको आपने सिलेक्टर बना लेना है। उसके बाद आपने बैकग्राउंड इमेज बना देनी है, ये URL आप यहाँ पे इमेज का कोई भी नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद आपने बैकग्राउंड पोजीशन आपने टॉप राइट, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों से रिस्पॉन्सिव का पूछे थे तो आप लोगों ने लगाना है जी बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन आप सेंटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है अपने आप को। HTML का यार CS 202 का पेपर इजी आता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना। मैंने आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट इजी बना भी दिए, इंशाल्लाह ताला आप फुल मार्क्स लेंगे और आप खुद कहेंगे जी कि आपकी मदद से हमने एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ पास किया। उसके बाद द डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। तो बैकग्राउंड कलर हमने अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर। उसके बाद द डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द इंडेंट ऑफ द फर्स्ट लाइन टू द टेक्स्ट और पैराग्राफ। इंडेंट का मतलब ये है, ये हमारे पास लाइन है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, हम ये लाइन यहाँ से नहीं, हम ये लाइन यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ होती है टेक्स्ट डैश इंडेंट की। उसके बाद हमारे पास है जी डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट। जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, उसको साइज को जो डिफाइन करती है उसको हमने साइज, मतलब कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, ये इसका साइज़ है, ठीक है, इसका साइज़ है, मैंने इसको साइज़ को बढ़ाना है तो उसके लिए आप फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने फ़ॉन्ट को स्टाइल करना हो, डिफरेंट स्टाइल करना, इटैलिक करना हो, तो आप बोल्ड करना हो तो आप उसके लिए स्पेसिफाई प्रॉपर्टी यूज़ होती है फ़ॉन्ट डैश स्टाइल की। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, द डैश प्रॉपर्टी इज़ यूज टू मोस्टली रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम द लिंक्स। हमारे पास जो लिंक्स होते हैं वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन आते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन नन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये देखें, टेक्स्ट डेकोरेशन आपने लगाना है कॉमन, फिर उसके बाद आपने लिख देना जी नन, नन के बाद आपने लगा देना जी सेमी कॉलन। उसके बाद हमारे पास डिटैच प्रॉपर्टी यूज टू मोस्टली रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम द लिंक्स, ये हमारे पास रिपीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL का टैग यूज़ होते हैं, ये भी हमारे पास रिपीट हो चुका है। द डैश प्रॉपर्टी सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट राइट और सेंटर, मतलब कि आपने ऐसी प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो हॉरिजॉन्टल अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट है, ये राइट है और ये सेंटर है, ये हॉरिजॉन्टल ही अप्लाई हो रही है ना, इसको हम कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर या टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होती है, टेक्स्ट लाइन राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है द डैश प्रॉपर्टी यूज टू सेट है वर्टिकल, ये देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट का आ गया, तो इसका लिए हम यूज़ करते हैं वर्टिकल अलाइन
ये किस पर अप्लाई होती है, ये टॉप पर अप्लाई होती है, बॉटम और मिडल पर अप्लाई होती है। ऐसे ये अप्लाई होगी, ये हमारे पास टॉप होगी ये अप्लाई, या बॉटम होगी, या ये मिडल में अप्लाई होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्पेसिफाई टेबल बॉर्डर्स इन सी एस एस के अंदर हमने बॉर्डर लगाना है। हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बॉर्डर की हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास इन सी एस एस द टर्म बॉक्स मॉडल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास। यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको एमसीक्यूज भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, और आपके पास में भी हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए। तो ये आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। जब भी हम डिज़ाइन और लेआउट की बात करते हैं तो उसके लिए हम बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। द डैश प्रॉपर्टी यूज टू सेट द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। तो बॉर्डर की विड्थ को सेट करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बॉर्डर डैश विड्थ की। द डैश प्रॉपर्टी यूज टू सेट द कलर, हमने बॉर्डर को कलर देना है तो उसके लिए हम बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ऑल द पैडिंग प्रॉपर्टीज द शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैडिंग और मार्जिन का। यहाँ पे हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बतानी है जो कि तमाम जो हमारे पास कंटेंट है उसके चारों तरफ अप्लाई हो, तो उसके लिए हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने पैडिंग अप्लाई की, एक कंसिडर करें जस्ट आपने इतनी अप्लाई की पैडिंग 10 पिक्सल, बाकी को आप छोड़ दें अभी। पैडिंग 10 पिक्सल अगर मैंने ये अप्लाई की ना, तो ये जो मेरा डिव होगा ना ये उसके चारों तरफ अप्लाई हुई। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक डिव है ना, ये मेरा एक डिव है, इधर मैंने 10 पिक्सल अप्लाई की तो ये इतनी स्पेस अंदर की तरफ ये छोड़ देगा। मैं आपको ना इधर दोबारा बना के दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास एक कंटेंट है, ठीक है। मैंने अप्लाई की पैडिंग 10 पिक्सल। अब ये जो कंटेंट है इसके अंदर मेरे ना, सॉरी, तो इसके मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मेरे पास कंटेंट है, मैंने पैडिंग 10 पिक्सल अप्लाई की, ये स्पेस इसके अंदर ही ये स्पेस छोड़ देगा 10 पिक्सल की, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ही चारों तरफ ही छोड़ देंगे, यहाँ से भी 10 पिक्सल, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन अगर आप लोगों से, अगर आपने वो चारों तरफ अप्लाई करनी है पैडिंग 10 पिक्सल करनी है, उसके बाद अगर आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि मतलब कि इसको इंडिविजुअल आप अप्लाई करो, तो आप लोग कहना जी इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल पैडिंग डैश टो, पैडिंग डैश ट्राई, पैडिंग डैश बॉटम, पैडिंग डैश लेफ्ट, तो ये इंडिविजुअल होगी। उसके बाद आप इस तरह से भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों से ये भी सर ये सिंटैक्स आपको दे सकते हैं और आपको कह सकते हैं कि इसको डिफ़ाइन करो, ये हमने कौन कौन सी पैडिंग अप्लाई की है। तो आप लोगों ने कहना जी पहले हमारे पास अप्लाई होगी टॉप पर, ये हमारे पास होगी राइट पर, यह हमारे पास होगी बॉटम पर, यह हमारे पास होगी जी लेफ़्ट पर, ठीक है। क्या क्या जी, ये टॉप, ये हमारे पास राइट, ये हमारे पास बॉटम, और ये हमारे पास लेफ़्ट। तो इन बात का आपने ध्यान रखना। सेम कॉन्सेप्ट मार्जिन का है बाकी, ठीक है। मार्जिन में डिफरेंस ये है, ये हमने स्पेस, ये हमारे पास कंटेंट है, इसके अंदर हमने पैडिंग अप्लाई की। अगर आपके पास मार्जिन आ जाए तो ये कंटेंट है, ये इसके यहाँ पे ये स्पेस छोड़ देगा, ये इसके ऊपर यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है मार्जिन और पैडिंग का। ये कंटेंट के बाहर हमने स्पेस देना है तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। ये देखिए मार्जिन के लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डैश प्रॉपर्टी यूज टू सेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन एलिमेंट। इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मैक्सिमम डैश हाइट की। उसके बाद अगर कम देनी है हाइट तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं मिनिमम हाइट। उसके बाद हमारे पास द डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाई इफ़ एन एलिमेंट शुड बी सीएबल और हिडन, मतलब उनको हम देख सकते हैं या उसको हम हाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए विजिबिलिटी अप्लाई होती है प्रॉपर्टी। उसके बाद द डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो इसके लिए हम जस्ट जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी वहाँ अप्लाई होगी जहाँ पे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई की होगी, तो पोजीशन एब्सोल्यूट पर ये वर्क करती है। उसके बाद HTML एलिमेंट्स आर पोजीशन डैश बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पोजीशन होती है वो हमारे पास होती है दिस स्टैटिक की। बाकी पोजीशन को मैंने आप लोगों को शॉर्ट लेक्चर में बताया था, ये आप लोगों ने वहाँ से वॉच आउट कर लेना है। उसके बाद द डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर एन एलिमेंट शुड बी फ्लोट, फ्लोट की प्रॉपर्टी हमारी याद रखें कि लेफ़्ट और राइट पर ही वर्क करती है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास फ्लोट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, एलिमेंट आफ्टर फ्लोटिंग एलिमेंट विल फ्लो अराउंड इट टू अवॉइड दिस यूज द डैश प्रॉपर्टी, इसका सिंपल राइट आंसर है हमारे पास क्लियर। उसके बाद ब्लॉक एलिमेंट कैन बी सेंटर अलाइन बाय सेटिंग द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं ऑटो का। अगर आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, उसको आपने सेंटर अलाइन करना है, तो उसके लिए आप मार्जिन मार्जिन लेफ़्ट और राइट ज़ीरो करेंगे या मार्जिन ज़ीरो और ऑटो करेंगे अप्लाई।
उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट टेक्स अप द फुल विड्थ। मैंने बताया था ना कि आप लोगों को ब्लॉक लेवल एलिमेंट फुल विड्थ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली प्रॉपर्टी टू डिफाइन द फॉन्ट फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। आपने अगर फॉन्ट अप्लाई करना है ना तो उसके लिए आप फॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे। अगर आपने फॉन्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आप फॉन्ट साइज़ का यूज़ करेंगे। अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट फैमिली का अप्लाई करेंगे। अगर आपने कोई उसका स्टाइल चेंज करना है लाइक एज अ इटैलिक बोल्ड करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल की। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी फ़ॉन्ट अप्लाई करना है हमने, तो उसके लिए हमारे पास राइट आंसर है फ़ॉन्ट फैमिली का यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, द डैश सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स डाटा स्पेलिंग्स टू स्पेसिफाई एलिमेंट्स। तो हमारे पास ये जो तमाम स्पेलिंग को सिलेक्ट करता है, तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है, हमारे पास जनरल स्पेलिंग होता है हमारे पास। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है तो चैनल तो लाजमी सब्सक्राइब बनता है ना, तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नीचे कमेंट्स भी मुझे करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। और जब आप लोग पेपर दे के आएँ तो मुझे काइंडली उनका फीडबैक भी चाहिए आप लोगों से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास मैचेस स्पेसिफाई एलिमेंट्स डैट इज़ अ डैश अनदर ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसका हमारे पास सिंपल राइट आंसर है फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड पर ही अप्लाई होगा। द डैश सेलेक्टर ऑल द एलिमेंट दैट आर इमीडिएट चाइल्ड ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट, ये हमारे पास रिपीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द डैश सूडो एलिमेंट कैन बी यूज टू इंसर्ट सम कंटेंट बिफोर द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपने सूडो एलिमेंट, ये हमारे पास सूडो एलिमेंट है, आफ्टर बिफोर ये हमारे पास सूडो एलिमेंट है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी इनमें से कौन सा सूडो एलिमेंट है जो यूज़ किया जाता है इंसर्ट सम कंटेंट बिफोर द कंटेंट। एलिमेंट से पहले हमने कोई चीज़ ऐड करनी है, उसके लिए आप बिफोर का सूडो एलिमेंट का यूज़ करेंगे। अगर आपसे बाद में पूछा जाए तो आपने आफ्टर लगा देना है। द डैश सूडो एलिमेंट इज यूज टू एड अ स्पेसिफाइड स्टाइल टू द फर्स्ट लाइन की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमारे पास सूडो एलिमेंट हमने अप्लाई कर देना फर्स्ट लाइन का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डैश सूडो एलिमेंट इज टू ऐड अ स्पेशल स्टाइल टू द फर्स्ट लेटर ऑफ अ टेक्स्ट। आपके पास एक पैराग्राफ का टेक्स्ट है, आपने फर्स्ट लेटर पर स्पेशल अप्लाई करनी हो, CSS अप्लाई करनी हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट डैश लेटर का यूज़ करेंगे। उसने फर्स्ट लेटर की बात की है ना। उसके बाद हमारे पास है जी, नेविगेशन बार इज़ अ लिस्ट ऑफ लिंक्स सो यूजिंग द डैश एलिमेंट्स मेक्स परफेक्ट सेंस ULLI। ठीक है, तो हम नेविगेशन बनाते हैं ULLI की मदद से। उसके बाद हमारे पास IMG के बारे में, ये हमारे पास रिपीट हो चुका है। उसके बाद द डैश प्रॉपर्टी सेट द ओपेसिटी लेवल फॉर एन एलिमेंट, तो उसके लिए आप ओपेसिटी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी मीडिया स्क्रीन का आ गया हमारे पास कॉन्सेप्ट, मतलब आपकी जो वेबसाइट है आपने उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है टैबलेट, मोबाइल और लैपटॉप के लिए, तो आप उसके लिए मीडिया स्क्रीन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप, इसका जो राइट आंसर है मीडिया है हमारे पास। इसका जो सिंटैक्स है ऐट मीडिया आप लगाएंगे, उसके बाद मैक्सिमम विड्थ देंगे। अगर आप मैक्सिमम विड्थ देंगे तो ज़ीरो पिक्सल से लेकर ये 600 पिक्सल तक, यहाँ पे ये जितने भी हम प्रॉपर्टीज़ या सिलेक्टर्स अप्लाई करेंगे ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे इस ब्लॉक के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, तो वो हमारे पास 600 पिक्सल तक अप्लाई होंगी, ठीक है ना, 0 से लेकर 600 पिक्सल। लेकिन अगर हमारी 600 पिक्सल से बड़ी हो जाएगी स्क्रीन तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास अप्लाई नहीं होगी। तो इस तरह से वर्क करती है मीडिया क्यूरी। उसके बाद द डैश मेथड रिटर्न द एलिमेंट दैट हैज़ द ID एट्रीब्यूट विद स्पेसिफाइड वैल्यू। तो कौन सा मेथड है जो हम ID के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं वैल्यू को, गेट एलिमेंट बाय ID। जावास्क्रिप्ट यूजेज डैश कीवर्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल वार, हमारे पास कीवर्ड है, ये हमारे पास ग्लोबल और फंक्शनल स्कोप है। उसके बाद हमारे पास डैश साइन इज़ यूज टू साइन वैल्यूबल, हमने वेरिएबल को वैल्यू साइन करनी है तो उसके लिए हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने उसकी वैल्यू बतानी है उसके बराबर है तो उसके लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। एक आपके पास ट्रिपल इक्वल का साइन यूज़ है, वो इसलिए यूज़ होता है, आपके पास ये एक, हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगा दी A विच इज़ इक्वल टू 1, फिर मैंने लगा दिया B विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ये इक्वल है, ये हमारे पास है जी B। अब ये देखें क्या A की वैल्यू और B की वैल्यू इनकी डाटा टाइप सेम है।
हाँ जी, इनकी डाटा टाइप सेम है। क्या इनकी वैल्यू सेम है? ये इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 नहीं, इसकी वैल्यू सेम नहीं है। तो ट्रिपल इक्वल इसकी डाटा टाइप भी देखेगा, इसकी वैल्यू भी देखेगा, तो और हमें इसका जो ये हमें रिटर्न करेगा वैल्यू ट्रू और फॉल्स में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आएगा जी फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, इन जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर इन द कोड ब्लॉक। तो आप उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद इन जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करने तो उसके लिए आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे। इन जावास्क्रिप्ट मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक। वो कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में मल्टी लाइन कमेंट्स होती हैं जो स्टार्ट होती हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक और एंड होती है हमारे पास स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अगर आपने मल्टी लाइन आपने कमेंट करनी है तो उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक। लेकिन अगर आपने मतलब ये इस तरह से क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये एंड कहाँ से होता है इसका मल्टी लाइन, तो ये एंड है हमारा यहाँ से होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज जावास्क्रिप्ट असाइन ऑपरेटर। असाइन में ऑपरेटर के लिए हम कौन सा इक्वल साइन यूज़ करते हैं? इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है यू कैन डिक्लेयर मैनी वेरिएबल इन वन स्टेटमेंट स्टार्ट द स्टेटमेंट विद द वर एंड सेपरेटेड बाय अ कोमा। तो आप कोमा की मदद से उसको सेपरेट कर सकते हैं। जब आपने सेमी कॉलन लगाते हैं तो आपकी स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। उसके बाद द डैश प्रॉपर्टी इज़ यूज टू फॉर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए आप प्लस प्लस यूज़ करते हैं। डिक्रीमेंट के लिए आप नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं। एडिंग अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग, हमने कोई नंबर को ऐड करना हो या स्ट्रिंग को हमने रिटर्न करते हो तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द करेक्ट सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। हाँ, जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन बनाने के लिए आप फंक्शन का कीवर्ड और फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी पैरेंथेसिस आ जाएंगी, उसके बाद आपकी कर्ली ब्रेसेज आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन के लिए, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का नाम है हमारे पास, यहाँ पे फंक्शन का नाम है। फंक्शन का नाम आप कोई भी दे सकते हैं। आप जिस काम के लिए फंक्शन बना रहे हैं ट्राई करें उसके रिलेटेड या फंक्शन का नाम को डिफाइन करें। उसके बाद हमारा आपके पास पैरेंथेसिस आ जाती है, उसके बाद आपके पास कर्ली ब्रेसेज आ जाती हैं, तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट करेंगे। ये हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन बनाने के लिए आपको पता चल गया। उसके बाद हमने इसको कॉल भी करना, तो इसके लिए नीचे हम इसको कॉल करें फंक्शन पैरेंथेसिस, इसको हम कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट वे टू एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है जी? ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे बनता है कि हमने कोई कीवर्ड ले लिया, उसके बाद हमने वेरिएबल ले लिया, पर्सन का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर हमने ये की वैल्यू पेज दे दी, नेम अली दे दिया, एज 25 दे दी। अब हमने इसको एक्सेस करना है इसकी प्रॉपर्टीज़ के नेम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर वो हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी कि इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या है जी? नेम। तो हमारे पास है जी पर्सन, सॉरी हमारे पास पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या दिया? ऑब्जेक्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम क्या है हमारे पास? पर्सन। तो ये देखिए पर्सन डॉट प्रॉपर्टी नेम, जो इसकी जो प्रॉपर्टी है ये इसकी प्रॉपर्टी, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी प्रॉपर्टी, ये इसकी वैल्यू। तो हमारे पास है जो ऑब्जेक्ट नेम, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गए पर्सनस डॉट प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम क्या जी? हमने नेम को एक्सेस करना है तो हमारे पास नेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद पर्सन डॉट एज, हमारे पास उसकी एज प्रिंट हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर आप लोगों के पास एरे आ जाए तो एरे आप लोगों ने कैसे बनाना है? लेट आपने बनाना है पर्सन या कॉन्स पर्सन। उसके बाद ये आपके पास कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस की जगह आपने बना लेना जी जो बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं वो आप लोगों ने बना लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने उसको स्ट्रिंग दे देनी है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसका सिंटैक्स, मैं यहाँ पे इसको ना देता हूँ। ये देखें, एरे बनाने के लिए आपने लगाना है जी कॉन्स्ट, ठीक है ना? कॉन्स्ट मैं कहता हूँ जी पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं यही इसी को डिफाइन कर रहा हूँ। आपने लगाना है जी बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद आपने देना जी शबान, ठीक है? फिर आपने ये स्ट्रिंग होगी, इसके बाद आपने देना जी कोमा, यहाँ पे स्ट्रिंग, उसके बाद नोमान, उसके बाद फिर आपने मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा ली, ठीक है? अब इसको हम आपने एक्सेस करना है। ये भी आप लोगों से एमसीक्यू पूछ सकते हैं एरे के अंदर। हम इसको एक्सेस करते हैं इसकी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू, इंडेक्स नंबर। तो इसको अगर हमने एक्सेस करना हो तो हमने कहना जी कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? हमने जो एरे का नाम देना है, एरे का नाम नहीं सॉरी, हम हाँ जी हमने एरे का नाम देना है पर्सन। उसके बाद ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, इनमें से हमने कौन सा एक्सेस करना है एलिमेंट? शबान नाम करना है या नुमान नाम करना है? तो NOMAN, अच्छा नुमान नाम करना है। तो आपने इसका इंडेक्स नंबर देना है। ये हमारे पास 0 इंडेक्स होता है, ये हमारे पास 1 होता है। मैं कहता हूँ जी मैं 1 एक्सेस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपने सेमी कोलन लगाना है। तो आपके बाद जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये जो नुमान है ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इवेंट अकर व्हेन ब्राउज़र हैज़ अ फिनिश्ड लोडिंग पेज। जब हमारा ब्राउज़र जो हमारे पास लोडिंग फिनिश करता है तो उसके बाद हमारा कौन सा इवेंट हमारे पास लोड होता है जी, ऑन लोड का। उसके बाद हमारे पास द डैश इवेंट अकर व्हेन द यूज़र मूव्स ओवर एंड HTML एलिमेंट्स। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं इवेंट्स ऑन माउस होवर का, मतलब कि आप किसी बटन पर जाते हैं ना तो आप उस पर होवर करते हैं तो उसका इफेक्ट चेंज होता है। उसके बाद हमारे पास है जी द स्ट्रिंग मेथड डैश रिटर्न द करेक्टर सेट आर स्पेसिफाई इंडेक्स पोजीशन। तो इसके लिए आप सिंपल राइट आंसर करेंगे चार्ट एट। उसके बाद टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ द लेंथ यूज द बुलेट यूज द बिल्ट इन डैश प्रॉपर्टी लेंथ। आपके पास एक स्ट्रिंग है या आपके पास एरे है, आप उसकी लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी यूज़ होती है दैट इज़ लेंथ। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में भी अप्लाई होगी हमारी, हम एरे पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इंटरप्ट्स न्यूमेरिक कांस्टेंट और एज डैश इफ़ दे आर प्रोसीड बाय, ये 0x हमारे पास हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डैश इज़ अ जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड इंडिकेटिंग डाटा वैल्यू इज़ नॉट अ नंबर। तो हमारे पास एक इसका सिंपल राइट आंसर है हमारे पास नॉन का। उसके बाद हमारे पास है जी नॉट, नॉन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। फॉर एग्जांपल हम हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर के साथ, तो वो हमारे पास डिवाइड तो होगी नहीं ना, तो उसका रिजल्ट हमारे पास नॉन आएगा। द डैश मेथड रिटर्न अ स्ट्रिंग विद नंबर राउंडेड एंड द रिटर्न विद द स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल टू। इसके लिए हम जस्ट ये इन लोगों ने इसको आपने रीड आउट करना है। टू फिक्स्ड हमारे पास इस पर अप्लाई होता है। डैश पासिस अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न एज अ होल नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी पारसेंट। पारसेंट हमारे स्ट्रिंग को रीड करेगा, पार्स का मतलब होता है रीड करना, ये हमारे स्ट्रिंग को रीड करेगा और हमें पूरा जो नंबर है वो हमें रिटर्न कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है डैश मेथड रिटर्न एक्स राउंडेड अपवर्ड। यहाँ देखो ना अपवर्ड की बात हो रही है। अपवर्ड अगर आपके आगे आपने लगाना है मैथ डॉट सील, अगर आपके पास डाउन आ जाएगा मैथ और आपने फ्लोर लगा देना है। उसके बाद हमारे पास है जी दी सिंटेक्स फॉर एनी मैथ प्रॉपर्टी इज़ यूज टू मैथ डॉट, आपने उसकी प्रॉपर्टी का नाम दे देना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी द डैश मेथड कन्वर्ट्स अ डेट टू अ मोर रीडेबल फॉर्मेट। डेट को हमने कन्वर्ट करना है मोर रीडेबल फॉर्मेट में, उसके लिए हमारे पास मेथड यूज होता है टू डेट स्ट्रिंग का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी डेट ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड विद द डैश न्यू डेट। हमने डेट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम एक न्यू का कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद डेट डी कैपिटल आएगा, उसके बाद हम पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। द डैश ऑपरेटर इज इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट फॉर एन एरे। एरे के अंदर जो हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वो हमारे पास होता है ये टाइप ऑफ ऑपरेटर जो कि हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। एरे विद द नेम इंडेक्सेस आर कॉल्ड एसोसिएट एरे। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई, तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।